नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पर्यावरण के कुछ मुद्दों के बारे में बात करेंगे और कुछ उन तत्वों के बारे में बात करेंगे जो एक प्रदूषण की तरह पर्यावरण में मौजूद हैं और पर्यावरण को बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं और साथ ही ह्यूमन स्वास्थ्य से ही, मनुष्य के स्वास्थ्य से भी उनको बहुत अधिक खतरा है। और उनमें से जो प्रमुख तत्व हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे आज के लेक्चर में, वो है फ्लोरीन, जहरीले कीटनाशक जो हमारे कृषि के कार्यों में यूज होते हैं, जैसे डीडीटी, आयोडीन 131, लेड, पारा और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आरईएम का, रेम का। तो चलिए आज के लेक्चर में हम पर्यावरण मुद्दे और स्वास्थ्य के प्रभाव पर बात करते हैं। सबसे पहले एक टर्म आती है टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट, जिसको विषाक्तता प्रभाव भी कहते हैं और इसकी स्टडी को टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी भी बोलते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी विषाक्त तत्व जो भी होते हैं उनका पर्यावरण और बायोटा, मतलब उसकी लाइफ, जो पर्यावरण में एक लाइफ रहती है, लाइक एनिमल्स, प्लांट्स और कई छोटे मोटे जीव जंतु, उनको बायोटा बोलते हैं। इनको फ्लोरा और फ्योना भी बोलते हैं। उन विषाक्त तत्वों का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन हम टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट बोलते हैं, और जो स्टडी की जाती है उसके अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी भी बोला जाता है। इसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो रेम के बारे में डिस्कस करेंगे। रेम बेसिकली एक विकिरण की इकाई है। इसको समझते हैं कि जैसे कोई एक्सप्लोजन होता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, उसमें से कई किरणें, न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव किरणें बाहर निकलती हैं। अब उनको कैसे मेजर किया जाएगा, तो उसके लिए एक जो इकाई मानी गई है वो है रेम। जैसे हम दूध को लीटर में, वजन को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में नापते हैं, वैसे ही विकिरण को हम रेम में नापते हैं। ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि जो जैविक क्षति है वो कितनी हुई है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर सेम अमाउंट का, सेम क्वांटिटी एक्सरेज और गामा रेज किसी जैविक पदार्थ में हम प्रवेश कराते हैं और उस क्वांटिटी की वजह से जो जैविक पदार्थ में क्षति होती है, उस सेम मात्रा को अगर हम रेम की विकिरण की इकाइयों को कोई पर्यावरण या बायोटा की कोई जैविक चीज़ों पर हम प्रत्यारोपित करते हैं, तो उसकी वजह से जो क्षति होती है उन दोनों को बैलेंस करके हम उसको रेम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म में रेम एक विकिरण की इकाई है जो विकिरण को मापती है कि कितने विकिरण इस न्यूक्लियर टेस्ट या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से पैदा हुआ है। उसके पश्चात नाम आता है आयोडीन 131। बेसिकली ये आयोडीन का एक आइसोटोप्स है जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, परमाणु परीक्षण के द्वारा उत्पादित होता है, और उसके पश्चात ये वनस्पतियां जो आसपास की होती हैं उसके द्वारा संग्रहित हो जाता है वनस्पतियों में, और जो वहाँ पर उसके बाद मवेशी या पशु पक्षी उस वनस्पति को कीड़े मकोड़े खाते हैं। उसके पश्चात ये विकिरण की जो मात्रा है आयोडीन 131 की, वो उनके शरीर में पहुँच जाती है, और अल्टीमेटली जब मनुष्य किसी पशु को उसका मांस खाता है या उसका दूध पीता है तो ये मनुष्य के शरीर में पहुंच जाती है। इस तरीके से इसका बायोलॉजिकल इफेक्ट जो है ना, मनुष्य तक भी पहुंचता है। आयोडीन 131 के प्रभाव के बारे में बात कर ले तो ये थायराइड ग्रंथि होती है जो हमारे गले के पास होती है, उसको गंभीर नुकसान पहुंचाता है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान देने वाली बात है कि जो स्ट्रेंशियम और रेडियम का जो विकिरण होता है वो मनुष्य के शरीर में लगभग 99% तक दीर्घकालीन इफेक्ट रखता है, और ये उनकी जो मनुष्य की हड्डियां होती हैं उसको ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इस तरीके से हमने आयोडीन 131 जो कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट है उसका मनुष्य पर प्रभाव देखा, और वो मनुष्य के कौन से भाग में इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है, वो थायराइड ग्रंथि है, उसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लेड यानी सीसा। पौधों और जानवरों के लिए अत्यधिक विषाक्त, आमतौर पर ये वयस्कों की तुलना में बच्चों को अधिक गंभीरता से प्रभावित करता है। मतलब जो एडल्ट होते हैं उनके लिए कम हानिकारक है, लेकिन जो चाइल्ड होते हैं उनके लिए ज़्यादा हानिकारक है लेड। और लेड विषाक्तता के कारण किन चीज़ों में फ़र्क पड़ता है, वो है जिगर और गुर्दे को क्षति होती है इस वजह से, यानी किडनी और लीवर को ये क्षति पहुंचाता है। उसके साथ ही हीमोग्लोबिन के निर्माण में कमी आती है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वाहक है। ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं वो हीमोग्लोबिन के थ्रू ही हमारे जो ऊतक हैं वहाँ तक पहुँचता है। हमारे जो सेल्स हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट के सेल्स से वहाँ तक हीमोग्लोबिन पहुँचता है। बेसिकली ऑक्सीजन पहुँचती है और हीमोग्लोबिन के थ्रू ही
ऑक्सीजन जो है ना पहुंचती है डिफरेंट सेल्स और ऊतक तक। ये मानसिक मंदता का भी एक कारण हो सकता है। जो मेंटल स्टूपिडनेस आ जाती है वो लेड की वजह से फर्क पड़ता है। बेसिकली जो लेड इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ के आसपास के लोगों में इन चीज़ों का प्रभाव हम बड़े ही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसकी वजह से प्रजनन क्षमता और गर्भावस्था में भी असमानता आ जाती है, मतलब प्रेगनेंसी वगैरह में भी प्रॉब्लम आती है, जो एक मेन इशू होता है वो लेड की वजह से ये इशू मेन में क्रिएट होते हैं। जीन लेड की वजह से भी सकता है, मतलब क्रोनिक अगर लेड की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि आसपास इंडस्ट्रियल एरिया होता है, लेड इंडस्ट्री होती है, उसके आसपास जो लोग रहते हैं और वो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको ये क्रोनिक डिजीज होती है बेसिकली। और सबसे पहले गैस्ट्रो या आंतों की परेशानी होने लगती है और ये औद्योगिक श्रमिकों में अधिक आम बात है। न्यूरो मांसपेशियों में प्रभाव पड़ता है, जो हमारे माइंड्स की न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट होता है उस पर यह प्रभाव डालता है। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, केंद्रीय तंत्र पर भी प्रभाव डालता है। और लेड जो है ना, जो हमारे घरों में पेंट किया जाता है उसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और वो अल्टीमेटली ह्यूमन बॉडी को बहुत अधिक प्रभाव डालता है। तो पेंट में जो हानिकारक तत्व मिला रहता है वो लेड होता है। यहाँ पर हम तीसरे हानिकारक तत्व के बारे में बात करते हैं, पारा, जिसका केमिकल का नेम है Hg के रूप में प्रेजेंट करते हैं इसको। पारा जल निकाय में सबसे आम और सबसे विषाक्त एलिमेंट है। जो भी हमारे वाटर बॉडीज होती हैं उनमें एक्चुअली ये मोनोमिथाइल मरकरी के रूप में उन वाटर बॉडीज में मिला होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि पारा जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट होता है, जो औद्योगिक से निकलने वाला कचरा होता है, जो वेस्ट पदार्थ होता है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में मरकरी पाया जाता है। और अल्टीमेटली वो फिर लीचिंग के थ्रू, मतलब ग्राउंड में जब वो जाता है तो धीरे धीरे सीपेज होके वो हमारे ग्राउंड वाटर से मिल जाता है और मोनोमिथाइल मरकरी के रूप में उस वाटर में पाया जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा, ये सबसे अधिक औद्योगिक बहिस्राव पारा है और मिथाइल मरकरी वाष्प घातक विषाक्तता का कारण बनता है, जो ह्यूमन बॉडी को बहुत अधिक प्रभाव डालता है। और इसी की वजह से एक बीमारी है जिसे मिनमाता डिजीज कहते हैं, जो जापान में सबसे पहले खोजी गई थी, वो पारा की वजह से ही होती है। और एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि मिनमाता डिजीज पारे की वजह से होता है या किसी और तत्व की वजह से। नेक्स्ट हानिकारक तत्व है फ्लोरीन, उसके बारे में जान लेते हैं। ये प्रकृति में फ्लोराइड के रूप में हवा, मिट्टी और पानी तीनों जगह पाया जाता है। हाई फ्लोराइड कंटेंट वाटर के सेवन के कारण एक आम समस्या फ्लोरोसिस है। अगर हम जो पानी पीते हैं, जो डेली यूज में पानी यूज होता है, अगर उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक ज़्यादा है तो हमें फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। और फ्लोरोसिस के कारण डेंटल फ्लोरोसिस होता है। बेसिकली हमारे दांतों पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, दांत पीले होने लगते हैं और उनमें धीरे धीरे जो है ना उनकी शक्ति खत्म होने लगती है और वो क्रैक होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। इसे डेंटल फ्लोरोसिस कहते हैं। जोड़ों में अकड़न होता है, विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी में, और जो कुबड़ निकलता है वो भी फ्लोरीन के कारण ही निकलता है। जिनकी जो है ना रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है और बैंड हो जाती है, जिसको कुबड़ निकलना कहते हैं, वो फ्लोरीन के कारण ही होता है। और इनकी वजह से, फ्लोरीन की वजह से एक और बीमारी होती है, नॉक नॉक सिंड्रोम। इसकी वजह से बेसिकली ये इंडिकेशन है, जो पैरों और हड्डियों और जोड़ों में अगर हम मूव कराते हैं तो कट कट की आवाज़ आती है, उसी को ही नॉक नॉक सिंड्रोम बोला जाता है। और ये फ्लोरीन की वजह से ही ये विषाक्तता होती है और ये प्रभाव मनुष्य के शरीर में पड़ते हैं। हमने मनुष्य में जो फ्लोरीन का प्रभाव है उसको देखा। अब हम जो कैटल होते हैं, मवेशी होते हैं, उनमें जान लेते हैं कि उनके दांतों का मटमैलापन हो जाता है और दांतों में घर्षण होने लगता है, जिसकी वजह से उनके दांत भी ब्रेक होने लगते हैं। इसे डेंटल फ्लोरोसिस बोलते हैं और उनके दूध उत्पादन में भी कमी आती है। ये कुछ प्रभाव थे मनुष्य और पशु दोनों में फ्लोरीन के। अब हम कुछ जहरीले कीटनाशकों के बारे में बात कर लेते हैं, जो एग्रीकल्चर एरिया में प्रोड्यूस होते हैं और एग्रीकल्चर फील्ड में इन चीज़ों का छिड़काव होता है कृषि योग्य भूमि में, बेसिकली कीटनाशक के रूप में। और इनमें से प्रमुख जो है वो DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, BHC जिसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोला जाता है, और PCB पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। ये 3 कीटनाशक प्रमुख रूप से हमारे खेतों में यूज होता है। और इन रसायन जो है, इनका एक प्रमुख प्रॉपर्टी है, गुण है कि ये जल्दी से क्षरण नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक हमारे वातावरण में ये बने रहते हैं और एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली DDT, डाइक्लोरोडाइफिनाइल या ट्राइक्लोरोइथेन, इसके बारे में बस जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही घातक और बहुत लंबे समय तक
ये वातावरण में बना रहता है और इसका प्रभाव भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है और ये काफ़ी मात्रा में यूज होता है। और ये आम भाषा में डीडीटी का छिड़काव किया जाता है कृषियों की भूमि पर, और सब लोग जानते होंगे। पहले में शुरुआत में इसका उपयोग किया जाता था, जो भी मार्श लैंड हुआ करते थे, दलदल क्षेत्र हुआ करते थे, वहाँ पर मच्छरों की जो पैदाइश होती थी उसको रोकने के लिए इसका छिड़काव किया जाता था। अल्टीमेटली ये कृषियों की भूमि में भी इसका छिड़काव होने लगा। डीडीटी में जैव आवर्धन का गुण होता है, यानी बायो मैग्निफिकेशन का गुण होता है। मतलब अगर एक दलदल है, उसमें कोई छोटा जीव है, वो उसमें डीडीटी का प्रवाह होता है, उसको ग्रहण करता है। उसके पश्चात अगर उसको छोटी मछली खाती है तो उसका कंसंट्रेशन, उसकी मात्रा उस छोटी मछली में और बढ़ जाती है। और छोटी मछली को अगर कोई चिड़िया खाती है तो उसकी मात्रा उस चिड़िया में और बढ़ जाती है और वो खत्म नहीं होती मात्रा। और अल्टीमेटली अगर उस चिड़िया को कोई और पक्षी, बड़ा पक्षी खाता है तो उसकी मात्रा और बड़ी हो जाती है। इस तरीके से कंसंट्रेशन जो हाई ट्रॉफिक लेवल है, बड़ा पक्षी, उसमें डीडीटी की मात्रा बढ़ती जाती है। इसी को ही जैव आवर्धन का गुण कहा जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे पानी से मछली, अब मछली से मछली खाने वाले पक्षी, और पक्षी से मछली से आदमी तक ये जैव आवर्धन होता रहता है। मतलब बेसिकली इसका जो है ना क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जो हमारे खाद्य श्रृंखला होती है उसके सबसे ऊपर जो प्राणी रहता है उसमें डीडीटी की वजह से एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन क्या है, ये एक महिला सेक्स हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष सेक्स हार्मोन है। इनकी गतिविधियां कम हो जाती हैं, और ये जो गतिविधियां कम होती हैं इसका कारण डीडीटी ही माना जाता है, और ये प्रूव हो चुका है। डीडीटी शिकारी पक्षी के अंत का कारण बनता है, जैसे फिश हॉक या चील या बाज, जैसे हम देख रहे हैं इनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसका एक कारण है कि जो मवेशियों में डीडीटी पहुंचता है और वो अंत में मर जाते हैं, तो ये डेट्रिटस पक्षी होते हैं जो मरे हुए जीवों को खत्म करते हैं। अल्टीमेटली वो मात्रा इनके शरीर में पहुंचती है और कार्डियक अरेस्ट होता है, हार्ट, और अंत में दिल की बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो डीडीटी एक प्रमुख कारण है, जो चील, बाज वगैरह जो है ना, इनके पॉपुलेशन जो घट रहा है उसका प्रमुख कारण डीडीटी है। पक्षी डीडीटी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं क्योंकि ये अंडे के खोल के निर्माण में बाधा उत्पन्न करता है। जो पक्षियों के अंडे होते हैं उनका जो बाहर खोल होता है उसके निर्माण में डीडीटी बाधा उत्पन्न करता है। कैसे करता है? जिससे स्टेरॉयड हार्मोन का टूटना होता है और जिसके परिणाम स्वरूप अंडा नाजुक हो जाता है। मतलब जो अंडे की खोल होती है उसको स्टेरॉयड हार्मोन जो है ना उसको बाइंड रखता है। अल्टीमेटली स्टेरॉयड हार्मोन ब्रेक होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंडा नाजुक हो जाता है अंडा, और युवा होने से पहले ही उसमें ब्रेकिंग हो जाती है, टूट जाता है। तो बेसिकली ये स्टेरॉयड हार्मोन को अनबैलेंस करता है, जिसकी वजह से वो अंडे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है। तो डीडीटी इस तरीके से जो पक्षियों के जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसको प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, लेक्चर के अंत में हम ट्रांस फैट के बारे में एक ब्रीफ बात कर लेते हैं। जो तेल में हाइड्रोजन परमाणु के जुड़ने से ट्रांस फैट बनता है। जैसे जो हमारे रिफाइंड ऑयल होता है उनमें हाइड्रोजनेशन किया जाता है, एक केमिकल प्रोसेस है जिसके तहत वो जमने से जो है ना उनको प्रिवेंट किया जाता है, बचाया जाता है। क्योंकि पहले डालडा हमने देखा था, अगर वो उसे खाली छोड़ दिया जाता था तो कुछ समय बाद जम जाता था, लेकिन रिफाइंड में ऐसा नहीं होता। ये बेसिकली हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। उन तेल के अणुओं में हम हाइड्रोजन का प्रवाह करते हैं, जो हाइड्रोजन अणु उन तेल के अणुओं से जुड़ जाते हैं। और उसके प्रमुख फायदा ये है कि उसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इससे तेल को बासा होने से बचाया जा सकता है और लंबी सेल्फ जीवन सुरक्षित रहता है। मतलब सेल्फ लाइफ उसकी बहुत ज़्यादा होती है, उसको स्टोर किया जा सकता है काफ़ी लंबे समय के लिए और वो बासा नहीं होता, खराब नहीं होता। इस तरीके से ट्रांस फैट के बारे में भी एक जानकारी थी। और ट्रांस फैट शरीर के लिए नुकसानदायक होता है क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल है बॉडी में उसकी मात्रा को बढ़ा देता है और जो हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में जो उसकी मात्रा इंक्रीज होती है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। वो बेसिकली ट्रांस फैट हम जो यूज़ करते हैं, जैसे जो वनस्पति घी या रिफाइंड ऑयल है, इसको काफ़ी मात्रा में हम अगर सेवन करते हैं तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। और कई अन्य कारण भी हैं। ट्रांस फैट बेसिकली शरीर के लिए नुकसानदायक है और ये एक प्रमुख कारण है हार्ट अटैक का। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज के हमने लेक्चर में कुछ पर्यावरण से संबंधित
कुछ मुद्दों पर और पर्यावरण में मौजूद कुछ हानिकारक तत्वों से शरीर में होने वाले प्रभाव के बारे में अध्ययन किया। जनरल साइंस का एक प्रमुख टॉपिक है और ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है इन चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।